हाँ फ्रेंड्स, सभी लोग आ चुके हैं। आप सभी लोगों के लिए आज की क्लास सीडीपी की सीटेड एग्ज़ाम के लिए रखी गई है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। माता पिता को निर्देश देना चाहिए लेकिन अपने बच्चे की चिंताओं को सुनना और चर्चा करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, लापरवाह। माता पिता को निर्देश देना चाहिए लेकिन अपने बच्चों की चिंताओं को सुनना और चर्चा करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। बताएं इसका आंसर। तो माता पिता को निर्देश देना चाहिए लेकिन अपने बच्चों की चिंताओं को सुनना और चर्चा करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? आधिकारिक शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल्स शैली के कुछ नियम होते हैं, जैसे आधिकारिक शैली लोकतांत्रिक होती है, अधिनायकवादी शैली अनुशासक होती है, अनुमोदक शैली आसक्त होती है, बेपरवाह शैली असंबद्ध होती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। न्यूट्रिशन यानी पोषण विकास को प्रभावित करता है। प्रारंभिक उत्तेजना विकास को प्रभावित करती है। पालन के तरीके विकास को प्रभावित करते हैं। तो कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बच्चों को कठोरता से बताया जाना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। किस शैली के अंतर्गत आता है? बच्चों को कठोरता से बताया जाना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। बताएं आप लोग जल्दी से, किसके अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा सत्तावादी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सत्तावादी शैली के अंतर्गत। अगला प्रश्न, माता पिता को तर्क संगत और वस्तुनिष्ठ तरीकों से दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। माता पिता को तर्क संगत और वस्तुनिष्ठ तरीकों से दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। बताएं आप लोग।
माता पिता को तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ तरीकों से दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? तो यह आधिकारिक शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपनी नीतियों के पीछे के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। किस शैली के अंतर्गत आएगा? माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपनी नीतियों के पीछे के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? तो सत्तावादी शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, माता पिता को बच्चों की गतिविधियों या निर्णयों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। माता पिता को बच्चों की गतिविधियों या निर्णयों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? बताएं आप लोग। यह आता है अनुमोदक शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुमोदक। माता पिता को अपने बच्चों से अपनी अपेक्षाओं को बहुत स्पष्ट और चर्चा के लिए खुला रखना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली का प्रतिनिधित्व करता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। किस शैली के अंतर्गत आया? माता पिता को अपने बच्चों से अपनी अपेक्षाओं को बहुत स्पष्ट और चर्चा के लिए खुला रखना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली का प्रतिनिधित्व करता है? बताएं आप लोग आंसर इसका। तो यह आएगा आधिकारिक शैली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपनी नीतियों के पीछे के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली का प्रतिनिधित्व करता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक, बेपरवाह। किसके अंतर्गत आएगा? माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपनी नीतियों के पीछे के कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। यह किस पेरेंटिंग का है? तो आधिकारिक। एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को कहा जाता है विकासात्मक क्षमताएं, विकासात्मक कार्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा? बताएं आप लोग। एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को कहा जाता है विकासात्मक क्षमताएं, विकासात्मक कार्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों। अगला प्रश्न है, सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व संबंध प्राप्त करना एक विकासात्मक कार्य है। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। बताएं आप लोग कौन सा होगा?
सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व संबंध प्राप्त करना एक विकासात्मक कार्य है किशोरावस्था का। अगला प्रश्न है, सम आयु समूह के साथ घुलना मिलना सीखना बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, उपयुक्त सभी। सम आयु समूह के साथ घुलना मिलना सीखना किसके अंतर्गत आता है, कौन सी एज के अंतर्गत आता है, बताएं आप लोग। तो सम आयु समूह के लिए इसको समलिंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समलिंगी, जिसमें लड़का लड़का से दोस्ती करता है और लड़की लड़की से करती है। इसको कहते हैं समलिंगी। और विषमलिंगी में लड़का से लड़की और लड़की से लड़का, इसको कहते हैं विषमलिंगी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सम आयु समूह के साथ घुलना मिलना बाल्यावस्था का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, उचित पुरुषवाचक स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करना एक कार्य है। बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, उपरोक्त सभी। उचित पुरुषवाचक स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करना एक कार्य है। बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, उपरोक्त सभी। किसका है, बताएं आप लोग। उचित पुरुषवाचक स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करना एक कार्य है किशोर अवस्था का। आयु के अनुसार उपयुक्त प्रकार, आयु के अनुसार उपयुक्त प्रकार हासिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चे को हीन महसूस कराता है और इससे दुख होता है। इसका परिणाम सामाजिक अस्वीकृति में होता है, जो अक्सर सामाजिक अस्वीकृति के साथ होता है। यह नए विकासात्मक कार्यों में निपुणता को कठिन बना देता है। यह उपरोक्त सभी। बताएं तो आप लोग कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है लग रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना एक कार्य है। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना एक कार्य है। बाल्यावस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना एक कार्य होता है, बताएं किसका है? शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना एक कार्य है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, शरीर से शौच उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखना जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा है
शरीर से शौच उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखना। शरीर से शौच उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखना। जन्म से 6 वर्ष होता है, यानी इसका तीसरा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ठोस आहार लेना सीखना जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12वीं वर्ष, 12 से 18 वर्ष, उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा इसका ऑप्शन है। ठोस आहार लेना सीखना जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष होता है, यानी आंसर इसका तीसरा है। लिंग अंतर सीखना, लिंग अंतर सीखना जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा होगा लिंग अंतर सीखना। लिंग अंतर सीखना जन्म से 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12वीं वर्ष, 12 से 18 वर्ष या उपयुक्त सभी। बताएं कौन सा है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना है 6 से 12 वर्ष, यानी बी इसका सही ऑप्शन है। बर्थ टू 6 ईयर्स, यानी जन्म से 6 वर्ष की जो विशेषता हैं, चलना सीखना, ठोस आहार लेना सीखना, बात करना सीखना, शरीर से शौच के उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखना, लिंग अंतर और लिंग विनय सीखना। इसके बाद शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना, सामाजिक और भौतिक वास्तविकता की सरल अवधारणाएं बनाना, माता पिता, भाई बहनों और अन्य लोगों के साथ खुद को भावनात्मक रूप से जोड़ना सीखना, सही और गलत में अंतर करना सीखना और विवेक विकसित करना। इसके बाद 6 से 12 वर्ष में सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, बढ़ते हुए जीव के रूप में स्वयं के प्रति स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करना, आयु साथियों के साथ घुलना मिलना सीखना, एक उपयुक्त लिंग या स्त्रीण सेक्स भूमिका सीखना। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण एक नियोजन उपकरण है जो 4 तत्वों का मूल्यांकन करता है: शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर, खतरे। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं बताऊंगा कौन सा है। नहीं, ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन इसका है SWOT विश्लेषण एक
नियोजन उपकरण है जो 4 तत्वों का मूल्यांकन करता है। ए बी सी डी चारों ही इसके सही हैं। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बीच की अवधि है। जन्म और बचपन, बचपन और वयस्कता, वयस्कता और बुढ़ापा, बचपन और बुढ़ापा। बताएं कौन सा है किशोरावस्था बीच की अवधि। किशोरावस्था के बीच की अवधि कौन सी है? किशोरावस्था बीच की अवधि वयस्कता और कौन सी है? बचपन और वयस्कता। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था शुरू और समाप्त होती है। किशोरावस्था शुरू और समाप्त होती है 11 और 18 साल की उम्र में, 12 और 16 साल की उम्र में, 13 और 18 साल की उम्र में, 15 और 18 साल की उम्र में। बताएं किशोरावस्था कब से शुरू होती है और कब तक चलती है? बताएं आप लोग। तो किशोरावस्था शुरू और समाप्त होती है 11 वर्ष से 18 साल तक। लड़कियों में यौवनारंभ का प्रथम लक्षण है। लड़कियों में यौवनारंभ का प्रथम लक्षण है जघन बालों की वृद्धि, स्तन वड की उपस्थिति, मासिक धर्म की शुरुआत, रात्रि उत्सर्जन। लड़कियों में यौवनारंभ का प्रथम लक्षण क्या है? लड़कियों में यौवनारंभ का प्रथम लक्षण है मासिक धर्म की शुरुआत। लड़कों में यौवनारंभ का पहला लक्षण, लड़कों में यौवनारंभ का पहला लक्षण क्या है? चेहरे के बाल विकास, रात का उत्सर्जन, आवाज तोड़ना, जघन बाल की उपस्थिति। बताएं कौन सा है लड़कों में यौवनारंभ का प्रथम लक्षण, पहला लक्षण, प्रथम या पहला लक्षण कौन सा है लड़कों में? लड़कों में पहला यौवनारंभ का लक्षण होता है रात का उत्सर्जन। किशोरावस्था के दौरान माता पिता से की ओर गति होती है। किशोरावस्था के दौरान माता पिता से किसकी गति होती है? भाई बहन, सहपाठी, मित्र, बी और सी दोनों। बताएं किसकी होती है? किशोरावस्था के दौरान माता पिता, सहपाठी और मित्र दोनों की गति होती है। बार बार किशोर भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है। बार बार भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है। स्वभाव परिवर्तन, भावनात्मक स्थिरता,
व्यावसायिक चिंता या चिंतन? बताएं कौन सा ले जाता है? वार वार किशोर भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है। चिंतन, व्यावसायिक चिंतन, भावनात्मक स्थिरता, ये ले जाता है स्वाभाविक परिवर्तन। नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर निम्न का एक समूह विकसित करना शुरू करते हैं। नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर निम्न का एक समूह विकसित करना शुरू करते हैं। मिजाज, व्यक्तिगत मूल्य, व्यावसायिक चिंता, विचार किसकी करते हैं? बताएं आप लोग। नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर निम्न का एक समूह विकसित करना शुरू करते हैं। व्यक्तिगत मूल्य का, किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है। सांवेगिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, उपयुक्त सभी। कौन सा होता है? किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है। किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है। सांवेगिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी ही होता है। जीवन की वह अवस्था जो युवावस्था की शुरुआत में शुरू होती है, जब यौन परिपक्वता या पुनरुत्पादन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, शेषावस्था। बताएं किसके रूप में जानते हैं? जीवन की वह अवस्था जो युवावस्था की शुरुआत में शुरू होती है, जब यौन परिपक्वता या पुनरुत्पादन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे आमतौर पर एडोलसेंस, किशोरावस्था के रूप में जानी जाती है। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, शेषावस्था। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, शेषावस्था। बताएं किसको समायोजन करते हैं? विकास की किस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? एडोलसेंस, किशोरावस्था। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं? किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं?
किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कता, प्रौढ़ावस्था किस में होते हैं? बता जल्दी से। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं? किशोर अवस्था में। किस में होते हैं? किशोर अवस्था में। निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है? माता पिता के साथ संबंध, कक्षाओं में तर्क, स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, मनोरंजक गतिविधियां। किस पर प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? माता पिता के साथ संबंध, अगला प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य है। एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य है नैतिकता की भावना विकसित करें, दूसरे के साथ अंतरंगता खोजें, पहल की भावना विकसित करें, स्वयं की एक सुसंगत भावना खोजें। एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य है स्वयं की एक सुसंगत भावना खोजें। भावनात्मक विकास की अवधि के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता, कौन सा पहुंच जाता है भावनात्मक विकास पर? किशोरावस्था पहुंच जाता है। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि, मुखर अवधि, नम्यता काल, मानसिक अकर्मण्यता, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो उसे कहते हैं संवेदनशील अवधि। कथन ए है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। इसका कथन गलत है और तर्क है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। तो इसका तर्क भी गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हैं।
भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। भाषा व संज्ञान कैसे हैं बताएं आप लोग। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के और तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व सतत होता है। बालकों का व्यक्तिगत विकास कैसा होता है बताएं आप लोग। बालकों के व्यक्तिगत विकास होते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? भौतिक पर्यावरण विकास, संज्ञानात्मक परिपक्वता विकास, सामाजिक पर्यावरण विकास, नैतिक परिपक्वता विकास। सही मेल कौन सा है बताएं। तो सही मेल है नैतिक परिपक्वता विकास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभी तथ्य को इंगित करते हैं कि एक बच्चा भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है, सिवाय इसके साथियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करें, चुनौती पूर्ण कार्यों के साथ ध्यान केंद्रित करें और इस पर कायम रहे, गुस्से और खुशी दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। यह साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करें। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक पक्षों की सही पहचान करता है? भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और भावनात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा है। भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। बताएं इसका आप लोग कौन सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा है। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। अवधारणाओं का विकास है बौद्धिक विकास। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक वादाएं, विकासात्मक क्षेत्र। बताएं इसे क्या कहते हैं? सामाजिक अपेक्षाओं। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य कहते हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता के लिए एक पहल है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता के लिए एक पहल है निपुण मनोदर्पण, सुकन्या योजना। इनमें से कोई भी नहीं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता के लिए एक पहल है मनोदर्पण। परिपक्वता और अधिगम के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? परिपक्वता और सीखना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। परिपक्वता और सीखना पूरक प्रक्रियाएं हैं। परिपक्वता सीखने के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। दोनों ही बातें सही हैं। आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आनुवांशिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीन विकास के बारे में सब कुछ तय करते हैं। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति कितनी दूर जाएगा। यह जीन विकास प्राप्त करने की ऊपरी सीमा तय करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। पता है कौन सा होगा? आनुवांशिकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो जीन विकास
प्राप्त करने की ऊपरी सीमा तय करते हैं। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है। भावनात्मक स्थिरता, आम पहचान, आत्म पहचान, सामाजिक व्यवस्था। समाजीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है। सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। समाजीकरण की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, अस्थायी, लघु अवधि, असंतत, आजीवन प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है? आजीवन प्रक्रिया है। इलियट आइजनर द्वारा तैयार की गई अवधारणा कौन सी पाठचर्या है? इलियट आइजनर द्वारा तैयार की गई अवधारणा कौन सी है पाठचर्या है? अव्यक्त पाठचर्या, शून्य पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। इलियट आइजनर द्वारा तैयार की गई अवधारणा कौन सी पाठचर्या है? शून्य पाठ्यक्रम। अवलोकन पाठचर्या किसकी भूमिका करता है? अवलोकन पाठचर्या किसकी उपेक्षा करता है? उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह किसकी वकालत करता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? शून्य पाठ्यक्रम पाठचर्या से संबंधित है। तो सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक क्लास रखी गई थी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो जो बच्चा समय है उसमें आप लोग जो पुराने हमारे वीडियो डले हैं चैनल पर उनको देख लेना। आप 100% पास होने की गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार, शुक्रिया।